नमस्ते। आज हम देख रहे हैं परमाणु संरचना को, उसके सिद्धांत और हाँ, उसके कुछ दिलचस्प अनुप्रयोगों को भी। कोशिश रहेगी कि पदार्थ के ये जो सबसे छोटे कण है ना, उन्हें थोड़ा बेहतर समझें। जी। तो अ, हम शुरू करेंगे बिल्कुल केंद्र से, मतलब नाभिक से। फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनकी ऊर्जा का क्या मामला है, और वो खास रोशनी जिसे परमाणु स्पेक्ट्रा कहते हैं, वो कैसे बनती है। हाँ, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। हमारे पास बोर मॉडल है, संगति सिद्धांत है और लेजर जैसी बातें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो परमाणु का केंद्र है, नाभिक, ये विचार क्या है? न्यूक्लियर परमाणु। खा देखिए, ये वो सोच थी जिसने मतलब परमाणु की पुरानी छवि को बिल्कुल बदल दिया। पहले लोग सोचते थे सब कुछ फैला हुआ है। हाँ। रदरफोर्ड के प्रयोगों से पता चला कि लगभग सारा का सारा वजन और सारा धन आवेश माने पॉजिटिव चार्ज वो परमाणु के अंदर एक बहुत ही छोटी सी जगह पर है। अच्छा। एक बिंदु जैसा। हाँ, लगभग। उसे नाभिक कहा गया। और इलेक्ट्रॉन वो इस नाभिक के चारों तरफ हैं। इस एक विचार ने ही मतलब सब कुछ बदल दिया। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या बस ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं नाभिक के, जैसे ग्रह सूरज के, या कुछ और है? हाँ, शुरू में ऐसा ही सोचा गया था, बिल्कुल सौरमंडल की तरह। पर यही क्वांटम फिजिक्स की अजीब बातें सामने आती हैं। पता चला कि इलेक्ट्रॉन यूं ही कहीं भी नहीं घूम सकते। वो सिर्फ कुछ खास ऊर्जा वाली कक्षाओं मतलब ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं। ओह, मतलब उनकी जगह तय है। एक तरह से हाँ, उनकी ऊर्जा तय है। ये क्लासिकल सोच से बहुत अलग था। और क्या इसी वजह से हमें वो परमाणु वर्णाली, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं, हर तत्व के वो खास रंग? बिल्कुल, एकदम सही। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊंची ऊर्जा वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में कूदता है, तो वो एक फिक्स्ड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। ये ऊर्जा प्रकाश के कण यानी फोटॉन के रूप में निकलती है। अच्छा। और हर तत्व के लिए इन ऊर्जा स्तरों का जो अंतर है, वो अनोखा होता है। इसीलिए उनसे निकलने वाले रंग या कहें आवृत्तियां वो भी अनोखी होती हैं। तो ये एक तरह से उनका फिंगरप्रिंट हो गया, लाइट फिंगरप्रिंट। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसी से हम तत्वों को पहचानते हैं, दूर से भी, जैसे तारों में कौन से तत्व हैं। कमाल है। तो नील्स बोर का जो मॉडल था, वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश थी। जी हाँ, बोर का मॉडल एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने ही ये क्वांटाइजेशन का आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ अनुमत कक्षाओं में रहेंगे और ऊर्जा का लेना देना सिर्फ इन कक्षाओं के बीच कूदने पर ही होगा। इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो काफी अच्छे से समझाया। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं था और भारी परमाणुओं के लिए काम नहीं करता था, पर इसने क्वांटम सोच की नींव रखी। समझ गई। तो ये जो ऊर्जा के स्तर हैं और उनसे निकलने वाले रंग हैं, ये सीधे सीधे जुड़े हैं। एकदम सीधे तौर पे हर लेवल की एक फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू है। दो लेवल के बीच जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा वाला मतलब उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन निकलेगा। जैसे नीला या बैंगनी रंग। हाँ, और अगर गैप कम है तो कम ऊर्जा वाला फोटॉन, जैसे लाल रंग का। अच्छा। अब एक और सिद्धांत का जिक्र था, संगति नीति, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। हम्म, इसका क्या मतलब है कि ये क्वांटम और क्लासिकल भौतिकी के बीच पुल बनाता है? ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये बोर का एक बहुत गहरा अवलोकन था। उन्होंने कहा कि जब हम क्वांटम सिस्टम को बड़े पैमाने पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ऊंची कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन जिनका ऑर्बिट बहुत बड़ा है, तो क्वांटम नियमों से जो नतीजे निकलते हैं वो क्लासिकल भौतिकी के नतीजों से मेल खाने चाहिए। मतलब न्यूटन के नियमों जैसे? हाँ, लगभग वैसा ही। ये जरूरी था क्योंकि इससे लगा कि क्वांटम सिद्धांत कोई बिल्कुल ही अलग कटी हुई चीज नहीं है। वो हमारी जानी पहचानी फिजिक्स का ही एक ज्यादा गहरा, ज्यादा बुनियादी रूप है। बड़े स्केल पर वो पुरानी फिजिक्स में बदल जाता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। एक और सवाल मन में आ रहा है। जब हम ये सब गणना करते हैं, तो क्या नाभिक को हमेशा एकदम स्थिर मान लेते हैं? ये नाभिकीय गति वाली बात क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर गणनाओं के लिए नाभिक को स्थिर मान लेना काफी होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से हजारों गुना भारी होता है। हाँ, वो तो है। पर अगर बहुत ही ज्यादा सटीकता चाहिए, एकदम प्रिसिजन वाली कैलकुलेशन, खासकर हल्के परमाणुओं के लिए जैसे हाइड्रोजन या हीलियम, तो हमें मानना पड़ता है कि नाभिक भी थोड़ा हिलता है। असल में इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों अपने साझा सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूमते हैं। नाभिक की गति बहुत कम होती है, पर होती है। उसे ध्यान में रखना पड़ता है फिर। समझ गए।
और ये परमाणुओं को उत्तेजित करना, एटॉमिक एक्साइटेशन, इसका क्या मतलब है? ये कैसे होता है? इसका सीधा सा मतलब है परमाणु को बाहर से ऊर्जा देना, ओके। ताकि उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य मतलब सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था से कूदकर किसी ऊंची ऊर्जा वाली अवस्था या कक्षा में चला जाए। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? वो कई तरीकों से आ सकती है, जैसे परमाणु प्रकाश सोख ले, या उसे गर्म किया जाए, या फिर कोई दूसरा तेज रफ्तार कण उससे टकरा जाए। हाँ। पर परमाणु इस उत्तेजित मतलब एक्साइटेड अवस्था में ज्यादा देर टिकता नहीं है। वो जल्दी ही वापस अपनी सामान्य अवस्था में आना चाहता है। अच्छा, और तभी वो फोटॉन छोड़ता है? हाँ, वापस आते समय वो अतिरिक्त ऊर्जा फोटॉन के रूप में छोड़ देता है। और लेजर? लेजर इसी उत्तेजना का एक एप्लीकेशन है। हाँ, और क्या शानदार एप्लीकेशन है। लेजर में हम यही करते हैं, पर बड़े सलीके से। हम बहुत सारे परमाणुओं को एक साथ खास तरीके से उत्तेजित करते हैं, एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाएं। इसे पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। फिर एक फोटॉन भेजकर हम इन सभी उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों को एक साथ एक ही समय पर अपनी ऊर्जा छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो फोटॉन निकलते हैं वो सब बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक जैसे मतलब एक ही दिशा में जाते हुए, एक ही रंग के, एक ही फ्रीक्वेंसी के, और एक साथ कदम मिलाते हुए, कोहेरेंट। नतीजा होता है एक बहुत ही तीव्र, फोकस्ड और सीधी चलने वाली प्रकाश किरण, जो साधारण रोशनी से बिल्कुल अलग है। वाह! तो देखिए ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। नाभिक की खोज से शुरू होकर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, वो कैसे रोशनी छोड़ते हैं, और फिर उसी समझ का इस्तेमाल करके लेजर जैसी तकनीक बनाना। ये साफ दिखाता है कि कैसे फंडामेंटल साइंस मतलब बुनियादी विज्ञान की समझ ही नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। बिल्कुल। और ये सोचना कितना रोमांचक है कि अगर हम इस लेवल पे, परमाणु के लेवल पे चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा लेजर में होता है, तो भविष्य में पदार्थ और ऊर्जा के साथ हम और क्या-क्या अद्भुत चीजें कर पाएंगे। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।